साल 2014 के आम चुनावों से कुछ ही महीनों पहले नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और यहां आरजेडी के साथ महागठबंधन में एंट्री की। उस वक्त माना गया कि जब 2014 की प्रधानमंत्री पद के लिए जब उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आगे किया तो उस बात से नीतीश कुमार नाखुश थे, जिसके चलते उन्होंने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन का रुख किया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा बिहार के चुनाव नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन में लड़े, जहां लोकसभा चुनावों में तो उन्हें खासा नुकसान हुआ, लेकिन विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन भी किया और आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार भी बनाई। लेकिन साल 2017 में नीतीश कुमार का मन पलटा और वे वापसी करते हैं एनडीए गठबंधन में, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव वे एनडीए के साथ लड़ते हैं और बिहार में 2020 में भी वे गठबंधन की सरकार बनाते हैं, लेकिन इस बार उनकी सहयोगी यहां पर बनती है बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत। लेकिन इस गठबंधन पर भी 2022 आते आते नीतीश कुमार विराम लगा देते हैं और फिर वापसी करते हैं महागठबंधन पर। इस दौरान तमाम लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थामेंगे, फिर महागठबंधन को छोड़ देंगे। नीतीश कुमार के करीबी नेता और यहां प्रसिद्ध राजनयिक प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार 2024 के आम चुनावों से पहले एनडीए के साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे और आरजेडी को फिर छोड़ देंगे, और वैसा हुआ भी। जिसके बाद बीती 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री एनडीए की ओर से 9वीं बार बिहार की कमान संभाली और शपथ भी ग्रहण करी। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है, सरकार का गठन एनडीए का हो गया है, बिहार में मंत्रालय यहां पर बांट दिए गए हैं विधायकों में, लेकिन अभी भी ये सरकार टिकेगी, चलेगी, चलती चली जाएगी, ये तय होना बाकी है। और ये तय होगा सोमवार 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में। और उस फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में खेला भी हो सकता है। आरजेडी के कई नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और वे फ्लोर टेस्ट से पहले पार्टी के यहां चंगुल से हटकर आरजेडी में आ सकते हैं। क्या कुछ स्थिति बिहार में इस समय बनी हुई है और क्या कुछ संभावनाएं आने वाले दिनों में बिहार को लेकर चल रही है, उस पूरे मुद्दे पर अब बात होने वाली है, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी है। बात करेंगे दिनेश से बिहार की सियासी संग्राम को लेकर के। दिनेश, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 3 महीने 2 महीने का वक्त करीब रह गया है आम चुनावों में। नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, सरकार बना ली है, 12 के फ्लोर टेस्ट में साबित करना है बहुमत। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या इस बात का आंकलन किया है कि लोकसभा में बीजेपी के साथ आकर उन्हें फायदा है, और अब वो आ गए हैं तो क्या उन्हें महागठबंधन की तुलना में एनडीए में आकर लोकसभा में फायदा मिलेगा? देखिए अक्षय, जो कदम नीतीश कुमार ने बिहार में उठाया है उसका सीधा तौर पर यह लगता है कि नीतीश कुमार को 20 सालों की राजनीति में, यानी कि बिहार में सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन होने के बाद भी अपनी पार्टी पर, स्वयं पर और अपने कार्यकर्ताओं पर ये यकीन नहीं है कि ये कार्यकर्ता मेरे लिए काम आ सकते हैं। क्योंकि जिस आधार पर नीतीश कुमार ने यहाँ पर एक तरीके से बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से लहर चलने वाली है और यहाँ पर आसानी से उनको सीटें मिल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये गलतफहमी होगी, क्योंकि बिहार में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हाल ही में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो पासा पलटा है, उस चीज से भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के तमाम सहयोगी, चाहे वो ललन सिंह की बात कर ली जाए, सरकार में एक मंत्री पद पाने में सक्षम हुए यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ली जाए, उपेंद्र कुशवाहा लगा लीजिए, या फिर पशुपति पारस, चिराग पासवान, ये तमाम वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से काफी खुश नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों को यहाँ पर मन माफिक जो विभाग है वो मिलते नजर नहीं आए और इसी कारण से यहाँ पर नीतीश कुमार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 फरवरी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अक्षय यहाँ से अब जल्द ही ये सामने आ जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार की सत्ता के फ्लोर पर फिसलते हुए नजर आएंगे। वाकई में यहाँ पर 12 फरवरी वो तारीख है जिस दिन ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार कितने दिन चलने वाली है। क्या विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं तब तक सरकार चलेगी या उससे पहले बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एनडीए में जो वापसी लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार ने की है, वो फैसला उनका इस मर्तबा गलत साबित हो सकता है। लेकिन तमाम जिस तरीके से सवाल है, तमाम सवालों पर जिस तरीके से बात लगातार जारी है, तो ऐसे में मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि यहाँ जो 128 विधायकों
का समर्थन एनडीए के पास वर्तमान में है। इसमें अगर बीजेपी और जेडीयू से इतर देखा जाए तो 4 विधायक हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी के और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। जीतन राम मांझी का जिक्र लगातार आ रहा है, 4 विधायक मात्र है, लेकिन जिक्र इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका अदा करने की काबिलियत शक्ति इस वक्त भी वे रखते हैं और उन्हें लेकर चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल में उनके 2 विधायकों को शामिल ना करने से जब वे नाराज हैं तो बीजेपी एनडीए यहां उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे भेज सकता है। क्या बीजेपी के द्वारा, क्या एनडीए के द्वारा चली गई ये चाल, क्या फेंका गया ये पासा उनकी सरकार बनाने, उनकी सरकार बचाने और जीतन राम मांझी को साथ में बनाए रखने के लिए कामयाब रहेगा? देखिए, जीतन राम मांझी के लिए तमाम राजनीतिक दल हैं और दलों के नेता हैं, वो लगातार यही कहते नजर आते हैं कि ये अवसरवादी नेता हैं, यानी कि मौका परस्ती देखते हुए जीतन राम मांझी जो है सरकार में शामिल होते हैं। सियासी वर्चस्व कुछ भारी है नहीं उनके पास, मात्र 4 विधायक हैं हम पार्टी के। तो ऐसे में यदि देखा जाए अक्सर नाराजगी उनकी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर दिया गया है। और इससे पहले आपको मैं बता दूं 2017 में एक बार जीतन राम मांझी पहले बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं, बताया जाता है कि बिहार में दलितों की राजनीति करने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहना कि 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाना ये कहीं ना कहीं तर्क संगत नहीं है, क्योंकि 4 उनके विधायक हैं और उसमें से 1 विधायक को मंत्री बनाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। हो सकता है कि आगामी वक्त में कैबिनेट में जब विस्तार होगा तो कुछ और विधायकों को यहां से मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। लेकिन जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार के साथ न आने से और आरजेडी खेमे के साथ जाने से फर्क जो है वो काफी पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में फासला महज 6 से 7 सीटों का है। और यदि जीतन राम मांझी जिनके पास 4 विधायक हैं वो टूटकर नीतीश कुमार से और आरजेडी के खेमे की तरफ जाते हैं तो ये वाकई में बिहार की सत्ता में एक तूफान ला देगा। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए वो कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिस कुर्सी के लिए वो पिछले 20 सालों से लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं और पलटू राम के नाम से मशहूर हो चुके हैं। वाकई में यहाँ पर जिस सत्ता के लिए 20 साल से लगातार नीतीश कुमार लड़ रहे हैं उस कुर्सी पर बने रहना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर जीतन राम मांझी यहाँ आरजेडी का रुख कर लेते हैं। लेकिन यहाँ नीति तो कहीं ना कहीं निकाल ली है, बना ली है एनडीए गठबंधन ने, लेकिन यहाँ तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार के लिए खतरा बनी हुई है। उनमें से एक नाम है ललन सिंह का। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह। 29 दिसंबर वो तारीख जब उन्हें उनके इस पद से हटा दिया गया और ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने खुद अपने कंधों पर ली। उन्हें लेकर चर्चा थी कि वो आरजेडी के संपर्क में है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी और आरजेडी के संपर्क में होने के नाते यहाँ पर जो ललन सिंह थे वे जेडीयू के कई विधायक भी आरजेडी में ले जाने की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्लान बना रहे थे। ये लगातार बातें कही जा रही थी। अब ये अफवाहें थी ये या वाकई में इसमें सच्चाई थी ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इसके आधार पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीना। वही नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह का जब से नीतीश एनडीए में आए हैं कोई बयान सामने नहीं आया, कोई खासा बयान नहीं आया, जबकि वे बड़े दिग्गज नेता हैं, जेडीयू में लंबे वक्त से रहे हैं, बिहार की सियासत को बड़े अच्छे से जानते, पूछते और समझते हैं। ऐसे में दिनेश ललन सिंह की खामोशी क्या कहती है, क्योंकि लगातार आरजेडी विधायकों का कहना है कि ललन भी हमारे संपर्क में है, ललन सिंह 12 को खेला कर सकते हैं। क्या यहाँ कारण लगता है ललन सिंह की खामोशी का? देखिए, ललन सिंह 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसमें इस्तीफा दे देते हैं जेडीयू अध्यक्ष पद से, और उसके बाद जो है सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि ललन सिंह अब जेडीयू के साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पासा खुद ही पलटते नजर आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जिस तरीके से उन्होंने पासा पलटा है अब इसके बाद यदि ललन सिंह ये खेमा छोड़कर अक्षय चले भी जाएं तो कुछ ज्यादा मुझे लगता है कि फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और बिहार की सियासत जो अब कहीं ना कहीं आगामी वक्त में करवट लेती हुई नजर आएगी। और ऐसे में यदि जेडीयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी तो ऐसे में फिर जेडीयू पार्टी का अस्तित्व भी यहाँ से मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच काफी इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। उनका तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई नीतीश कुमार हो या अन्य नेता हो अपने सियासी फायदे के लिए
ये पलटी मारते हैं, बिहार को ये लोग क्या दे रहे हैं। दूसरी तरफ यदि बात कर ली जाए बीजेपी की, तो नीतीश कुमार ने करीब 18 सालों तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। वो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमले छोड़ते हैं, यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, एक रैली में जुमलेबाजी करके और यहाँ से चले जाते हैं। बिहार के विकास से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आम जनजीवन से उनको कोई नाता नहीं है। और पिछले 15 सालों में भाजपा और नीतीश कुमार ने, ये 20 सालों में भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को लूटने का काम किया है। और आगामी वक्त में साफ तौर पर यह होता नजर आ रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को करारा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद आम लोगों तक जा रहे हैं, आम लोगों तक मिल रहे हैं। ऐसे में ललन सिंह यदि यहाँ से पार्टी को छोड़कर आरजेडी के खेमे में चले जाएं तो हो सकता है कि आगामी सियासी भविष्य उनके लिए सुनहरा हो सकता है। वाकई में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ललन सिंह की खामोशी यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार के इस गठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। और जो फ्लोटर्स मुख्य रूप से होने वाला है, हो सकता है कि उस दिन यहाँ पर जो जेडीयू के तमाम वर्तमान में 45 विधायक की वे सभी के सभी सदन में उपस्थित ना हो, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। लगातार ये आरजेडी नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है, लेकिन अब देखना है यहाँ पर कि क्या कुछ होता। 12 फरवरी को नजर आता है किस तरीके से यहाँ नीतीश कुमार अपनी एनडीए सरकार को बचाते और उसकी बहुमत का सबूत यहाँ पर बहुमत के विधायकों के साथ पेश करते नजर आते हैं। ये देखना बेहद ही अहम रहने वाला है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9।